क्या आपको पता है, अगर आपका हिस्सा किसी जमीन में है तो आप बिना किसी की अनुमति के भी जो है वो जमीन में अपना हिस्सा ले सकते हैं। जी हाँ, कानून में ऐसे तरीके मौजूद है जिससे आप अपने संपत्ति का अकेले भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह प्रक्रिया कैसी होगी और कौन कौन से कागज लगेंगे और कौन से तरीके हैं जिससे जो है केस जो है सालों तक चल सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कानूनी तरीका बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी संपत्ति में अकेले हिस्सा ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा कैसे ले। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर भाई बहन या फिर रिश्तेदार बंटवारे के लिए नहीं हो तो क्या करें, तैयार अगर नहीं हो तो क्या करें। देखिए, अब इसमें कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि हर कानूनी वारिस को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है। और ये अधिकार किससे मिलता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि बाद में फिर उसका अमेंडमेंट हुआ 2005 में। और 2005 में अमेंडमेंट क्या हुआ कि बहन का भी जो है पैतृक सिस्टर का जो है पैतृक जन्म से ही जो है बॉय बाई बॉन्ड से ही जो है उसका भी हिस्सा भाइयों के बराबर ही होता है। यही इसका अमेंडमेंट था। और सबका संपत्ति में बराबर का अधिकार क्या था? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से ही जो है आप किसी भी संपत्ति का बराबर का भागीदारी है जन्म से ही। तो अब क्या है कि पैतृक संपत्ति में हर बार इसका कानूनी अधिकार होता है। ये तो हम लोग हर आदमी इसके बारे में जानता है कि कोई भी पैतृक संपत्ति में सबका बराबर का हिस्सेदारी होता है। तो अब हम लोग जानने वाले कि कौन सा प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे जिससे जो है आप अकेले अपने हिस्सेदारी ले सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले क्या है कि तहसील से बंटवारा कब होता है? अगर आपका भाइयों में अगर सहमति है, पहले से ही सहमति है और आप लोग चाहते हैं, या आपके जितने भी फरीकेन हैं या फिर फरीक है या फिर दियाद है और चाहते हैं कि अगर आपस में बंटवारा अगर सम्मिलित या फिर साझेदारी से हो, तो आप डायरेक्ट तहसील से भी जो है बंटवारा उसको करा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि सभी हिस्सेदार का सहमति होना जरूरी है। इसमें सभी का साइन लगने वाला है, किसी को कोई आपत्ति ना हो। और तब जाके इसको प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, लैंड रेवेन्यू रूल्स के माध्यम से या फिर रेवेन्यू एक्ट के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, तहसील से ही, अपने ब्लॉक से ही या फिर अपने अंचल से ही, अपने अंचल कार्यालय से ही जो है सीओ के नजर में ही आप उसको आ, जमीन का अपना बंटवारा करा सकते हैं जब सबकी सहमति हो। लेकिन यहाँ बात आ जाती है कब, कि जब किसी की सहमति नहीं होती है तब। तो अब किसी की सहमति नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, आगे का अब देखेंगे स्टेप। अब यहाँ समझिए कि अगर कोई तैयार नहीं हो तो क्या करें। अब देखिए, क्या बात है कि जब कोई तैयार ना हो, और ज्यादातर केसेस जो है इसी पे रिलेटेड होता है कि ज्यादातर घर में देखा गया है कि वहाँ पे लोग जो है परिवार में आपसी सहमति नहीं होती, जिसके वजह से जो है बार बार सिविल केस या प्रक्रिया में लोग को गलत जानकारी के अभाव में गलत तरीके से लंबे लंबे समय तक जो है केस लड़ते रह जाते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पर देखिए, सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करें। अगर आपका कोई फरीक नहीं तैयार हो, कोई भाई आपका न तैयार हो, तब हम लोग क्या करना है कि सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट तैयार करें। अब इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप जाके उसको देख सकते हैं। आप देखिए क्या है कि लागू कानून इसमें क्या होगा, ये आप कैसे पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के तहत जो है 1908 के तहत जो है आप जो है पार्टीशन सूट जो है आप दायर कर सकते हैं अपने हिस्सेदारी के लिए। तो ये कौन सा है? सीपीसी 1908। इसलिए क्या है कि असहमति होने पर जो है आप जो है सिविल कोर्ट का बंटवारे का कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, केस कहाँ फाइल होगा। अब यहाँ बात है कि देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि केस कहाँ फाइल होगा। देखिए, केस जो है सेक्शन 16 सीपीसी के तहत जो है जिस जिले में जमीन स्थित होगी, जिस जिले में आपका अगर जमीन किसी जिले में, जैसे मान के चलिए मुजफ्फरपुर बिहार में है, पटना में है, दिल्ली में है, तो जो वहां का सिविल न्यायालय होगा, सिविल कोर्ट होगा, वहां पर जो है आपका जो है केस फाइल होगा। अब क्या है कि पार्टीशन सूट हमेशा जमीन वाले जिले का ही सिविल कोर्ट में होता है। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि सिविल कोर्ट में ही जो है पार्टीशन सूट होता है, क्योंकि ये जो है सिविल केस के अंदर में आता है। तो वही आपको सिविल कोर्ट में ही इसका जो है आप कोर्ट केस कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब केस करने के पहले क्या क्या करना होगा। कोई भी केस करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं इस तरह से आपको उसको सबसे पहले जो है तैयार करना होगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयार करना होगा? खतियान, खतियान का सर्टिफाइड कॉपी मतलब नकल, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जमाबंदी। अब इसमें क्या है कि ओरिजिनल ना हो तब भी रेवेन्यू ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इस सब का ओरिजिनल होता है, कि बहुत लोगों के पास नहीं होता है, बहुत लोगों का भाई में रखे रहते हैं या बहुत लोगों की जानकारी नहीं होती, तो आप इससे जो है आसानी से जो है आप रेवेन्यू ऑफिस से या फिर अंचल कार्यालय से जो है आप इसे निकलवा सकते हैं। या फिर अभी तो ऑनलाइन भी बहुत सारा चीज़ है, तो ऑनलाइन भी आप उसको निकलवा सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसका जो सर्टिफाइड कॉपी से भी, नकली मतलब उसका फोटो स्टेट से भी जो है आप केस को दायर कर सकते हैं। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी उसमें जरूरी होगा। फिर सर्टिफाइड कॉपी आप लगा के उसको आपको वकील को देना पड़ेगा, जिससे आपका हकीकत, आपका जो है उसमें हिस्सेदारी साबित भी होना चाहिए। तो वो आपको कॉपी देना पड़ेगा। इसलिए क्या है, कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी भी पूरी तरह से मान्य होता है। अगर ओरिजिनल नहीं भी है तो मोहर लगा हुआ सर्टिफाइड कॉपी भी जो है आप उसको
लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर केस का फाइल करने की बात है तो आप वहाँ पे फोटो स्टेट का भी फिलहाल इस्तेमाल करके केस को फाइल कर सकते हैं। फिर आप जो है धीरे धीरे उसमें ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी जो है आप उसको जमा कर सकते हैं। तो अब क्या है कि कोर्ट फी कितने लगेगी, आप सबसे बड़ी सवाल ये हो जाती है कि कोर्ट फी कितनी लगेगी। देखिए कोर्ट फी क्या लगेगा, कोर्ट फी एक्ट 1870 जब लागू होता है, लागू हुआ था, तो इसमें क्या बताया गया था कि जो जितने की अगर संपत्ति होगी, अगर मान के चलिए 1 करोड़ का संपत्ति है, मान के चलिए 1 करोड़ का संपत्ति अगर 5 भाई है, तो आपके हिस्से में अगर 20 लाख की संपत्ति आती है, तो 20 लाख की अगर आपके हिस्से में संपत्ति आएगी, तो कोर्ट फी क्या करेगा, सिर्फ आपके हिस्से की कीमत पर लगती है। अगर जो आपके हिस्से की कीमत होगी, जो आपके हिस्से की कीमत होगी, इसी पर लगेगी। और वो कितना लगेगा, 1 से 1.5% लगेगा। तो क्या है कि पूरे जमीन जमीन के कीमत पर नहीं लगती है। ये नहीं कि आपका 1 करोड़ का पूरा संपत्ति है, पूरा का बंटवारा आप करने चले तो आपको पूरा का लगेगा, सिर्फ आपके हिस्से की जितनी जमीन होगी उसी पे कोर्ट फी लगेगा। तो कोर्ट फी क्या होता है, हमेशा आपके हिस्से की कीमत की पर लगती है। तो अब ये कितना लगता है, ये समझ लीजिए, ये 1.5% से 2% के आसपास में लगता है, जो कि आपको लगभग 40,000 के आसपास, 2% इसका होगा, 35 से 40,000 आसपास में आपको 30 से 40,000 के आसपास में खर्च होने वाला है। अगर 20 लाख की संपत्ति है तो किसी का 50 लाख का भी हो सकता है, किसी का 5 लाख का भी हो सकता है, किसी का 5 करोड़ का भी हो सकता है। तो जो आपके हिस्सेदारी का होगा उसका उसका जो है 1.5% से 2% आपको लगने वाली है। तो ये चीज हमें हमें ध्यान में रखना है कि उतना का फीस आपको कोर्ट फीस किसके माध्यम से जमा करना पड़ेगा, कोर्ट फीस एक्ट 1870 के माध्यम से जो है आपको 1.5 से 2% का फीस आपको जमा करना पड़ेगा, आपके हिस्से की संपत्ति का जितना वैल्यूएशन होगा उतना। और वैल्यूएशन कब हो, कैसे होगा, सर्किल रेट से, जो सर्किल रेट वहां का चलता होगा उसी के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। अब क्या है कि लागू कानून ऑर्डर 33 क्या आता है, अगर कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं है तो अब समझिए कि कोर्ट फीस, बहुत लोग ऐसे होते हैं, गरीब लोग होते हैं जिसके पास पैसा देने का असमर्थता होती है। तो उस केस में क्या होगा, हर लोग तो 40,000 50,000 नहीं जमा कर सकते। अगर किसी का 5 करोड़ का संपत्ति होगा, तो उसका अगर 3 भाई होगा, तो उसका समझिए कि आसपास में आपको 1.6 के आसपास में लगने वाला है। तो 1.6 सीआर का हो जाएगा, और वो कम से कम 1 से 1.5% भी उसका समझिए कि आपको 3,20,000 रुपया हो जाएगा। तो हर लोग समर्थ नहीं होंगे, तब उसका क्या करेगा, उसके लिए क्या कानून है, तो उसमें क्या होता है कि लागू कानून, उसमें कौन सा कानून लागू होगा, ऑर्डर 33 सीपीसी। ऑर्डर 33 सीपीसी क्या कहता है कि इसमें क्या करना होगा कि आपको एफिडेविट देकर कोर्ट को फी माफ कराने का जो है आवेदन किया जा सकता है। तो आप जो है इसका इस्तेमाल करके जो है कोर्ट से अपना जो फीस को जो है माफ करने का जो है आवेदन कर सकते हैं, ऑर्डर 33 का यूज करके। इसमें आपको साबित करना पड़ेगा, एफिड देना पड़ेगा कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, मैं कृषि हूँ, मैं किसान हूँ, या फिर मैं लेबर हूँ, या कोई भी चीज का, अगर आपके पास पैसा का किसी तरीका से अभाव है, अगर पास पैसा का कहीं से आया नहीं है, तो आपको उस चीज को सरकार को साबित करके देना पड़ेगा, जिससे सरकार आपकी कोर्ट फीस को माफ भी कर सकती है, और फिर बिना कोर्ट फी जमा किए ही जो है आपका केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब क्या है कि गरीब व्यक्ति अगर कोर्ट फी माफ भी करवा सकता है, अगर कोई आदमी वाकई गरीब है, वाकई लाचार है, तो उसका कोर्ट फी जो है सरकार माफ भी कर सकती है, कोर्ट फी उसका नहीं लगेगा। तो चलिए अब आगे देखिए। अब क्या है, केस के बाद क्या होता है, केस के बाद क्या होता है, देखिए केस के बाद क्या होगा कि कोर्ट सभी हिस्सेदारी को नोटिस भेजती है। कोर्ट क्या करता है कि जितने भी हिस्सेदार होते हैं, अगर कोई 5 भाई है और एक भाई ने इसको अगर कोर्ट केस किया है, तो क्या करेगा कोर्ट जो है, बाकी चारों भाई जो होंगे A B C D, ये चारों को जो है नोटिस भेजेगा, चारों को नोटिस भेजेगा। इस तरह का जो है नोटिस रहता है, जिसमें जो है आपको उसमें चारों भाई को उपस्थित होना पड़ता है। तो उपस्थित अगर मान के चलिए भाईचारे नहीं होते, तो वो भी आगे मैं बताऊंगा। इस तरह से क्या होता है, कोर्ट क्या करता है, चारों को नोटिस भेजेगा, जिसमें क्या होगा, जो किस ऑर्डर के तहत होगा, ये ऑर्डर 5 सीपीसी के तहत जो है सरकार क्या करेगी, पांचों को, जो भी आपके भाईचारे होंगे, जो जिस हिस्सेदारी होगा जिसके भी, उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको जानकारी दिया जाएगा कि आपके भाई ने इस तरह से कोर्ट में अप्लीकेशन दिया है, मान के चलिए बंटवारा का। तो उसका जो है क्या कैसे है, आपको आके उसमें हाजिर होना है, और उसके बाद उसका अपना बात बताना है, सब अपना अपना बात बताता है। अब क्या है कि चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, कोर्ट सभी पक्षों का नोटिस लेकर बुलाती है। अब जिसके क्या होता है, कोर्ट सब पक्षों को नोटिस देकर बुलाती है। अब क्या है कि अगर कोर्ट में नहीं कोई आता है, तब अगर मान के चलिए 1 बार भेजती है, 2 बार भेजती है, 2-3 तारीख ऐसे गुजरता है, अगर उसके बाद भी कोर्ट में कोई केस, कोई आपका पार्टी जो है, सेकंड पार्टी जिसपे आपने किया है, आपका भाई अगर नहीं पहुंच पाते हैं, आपके जो पटीदार है, जो हिस्सेदार है, वो अगर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है। एक्स पार्टी ऑर्डर क्या हो सकता है कि जो पार्टी जिसने केस किया है, सीधा एक तरफा उस पर जो है आपको उसमें जीत मिल सकती है, एक तरफा जो है सरकार फैसला ले सकती है उसमें। क्या उसको कौन सा, और मान के चलिए ये फैसला किसके माध्यम से ले सकती है, ऑर्डर 9 रूल 6 सीपीसी के तहत जो है एक्स पार्टी ऑर्डर जो है हो सकता है डायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि कोर्ट में उपस्थित न होने पर जो है एक तरफा फैसला हो सकता है। इस रूल के माध्यम से क्या है कि एक तरफा फैसला जो है सरकार जो है कर सकती है, आपके हिस्से की संपत्ति डायरेक्ट आपके नाम पे जो है, आपको डायरेक्ट जो है आपके नाम पे सरकार कर सकती है। कब, जब आपके हिस्सेदार वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं तब।
अब क्या है कि कोर्ट जमीन कैसे बांटेगी, कोर्ट जमीन कैसे बांटेगी, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये हम लोग समझे, कानून समझे है, और कैसे कैसे उसका कानून का तरीका होगा ये समझे। आप कोर्ट जमीन कैसे बांटेगी, कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आपके हिस्सा में कितना जमीन होगा, तो ये इसके लिए आप समझिए। देखिए कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर 26 सीपीसी के तहत जो है, इसमें क्या करता है, कमिश्नर या फिर कोई अमीन को जो है नियुक्त किया जाता है। इसमें क्या करता है, कोई कमिश्नर होता है या फिर कोई अमीन होता है, जो कि अमीन नियुक्त होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जमीन की नाप होती है। अगर जैसे कि जमीन का कोई नक्शा होता है, वहां से आपको कोई खाता खसरा होगा, तो उसके जमीन का नाप होगा कि वाकई में एक्चुअल में, जैसे कभी कभी होता है कि कोई जमीन, जैसे कि जमीन उसका बढ़त ज्यादा रहता है, जैसे 38 डिसमिल जमीन मान के चलिए कोई जमीन का होता है, और नापी में पता चलता है वो 42 डिसमिल है। या ऐसा हो सकता है, एक केस ऐसा भी कि घट भी सकता है, 35 डिसमिल फ्रंट पे है। तो ये चीज की नापी होगी, और उसके बाद जो आपका हिस्सेदारी होगा, उस तरह से जो है मान के चलिए, अगर आप 5 बाई है, तब जो आपके 60 डिसमिल हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से जो है सरकार नापी के लिए भी जो है अमीन को बहाल करती है, कमिश्नर बहाल होते हैं। उसमें क्या होता है कि नक्शा बनता है और हिस्से तय होते हैं। उसके बाद जब अमीन नापी करता है, उसके बाद अपना हिस्सा अलग कर देता है। उसके बाद जो है क्या होता है कि कोर्ट नाप कराकर ही बंटवारा तय करती है। क्या होता है, जब कोर्ट पूरी तरह से जब सेटिस्फाइड हो जाता है, देखता है कि आपके हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, आपका हिस्सा अलग छांट लेता है, आपका देखता है कि पूर्व में आपने जमीन बेचा है या नहीं बेचा है, तो उस हिसाब से जो है कोर्ट क्या करती है, तय करती है कि आपका हिस्से में कितनी जमीन आएगी। अब आगे देखिए क्या है कि अगर जमीन छोटी हो तो क्या करें। अब कहीं जगह ऐसा होता है कि जिसमें मान के चलिए कोई जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसमें क्या होता है कि पांचों भाई का हिस्सेदारी जो है उसमें नहीं संभव हो सकता है। जैसा बहुत जगह ऐसा होता है, कोई बाजार की जमीनें होती है, 2 दूर 3 दूर 4 दूर इस तरह से कोई जमीन जो होती है, तो उसमें क्या होता है मान के चलिए कि उसको क्या करता है कोर्ट जो है, यही एक ऐसा नया कानून है जिससे क्या होता है कि पार्टीशन एक्ट 1893 के तहत जो है क्या होता है कि जमीन बेचने का आदेश भी हो सकता है। जो कि सरकार क्या करेगी, अगर कोई छोटा प्लॉट अगर सरकार को समझ में आता है जिसमें पांचों आदमी एडजस्ट नहीं कर सकता है, या फिर सबकी रजामंदी उस जमीन पर नहीं हो पा रही है, तो उसमें क्या करेगा, सरकार करेगा उस जमीन को बेच देगा, और उसका जो पैसा होगा, जो भी भाई लोग होंगे, जो भी हिस्सेदार लोग होंगे, उसमें सभी में बराबर बांट देगा। तो ये चीज क्या है, पैसा सभी हिस्सेदारों में बराबर बांटा जा सकता है। तो ये किसके तहत आता है, पार्टीशन एक्ट 1893 के तहत। और इसमें क्या कहा जाएगा कि अगर जमीन नहीं बच सकती है तो कोर्ट उसे बेचकर पैसा भी बांट सकती है। तो कोर्ट उसका नीलामी करेगा उस जगह का, और जो नीलामी में जो पैसा अमाउंट मिलेगा, उसके बाद जो उसका फीस होगा, आप कोर्ट का फीस आपको उसको जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपका हिस्सेदारी सभी में बराबर बांट दी जाएगी। तो ऐसा भी सरकार के पास एक कानून है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि छोटा जमीन है तो उसको कैसे बंटवारा करेंगे, तो सरकार के पास एक ऐसा भी कानून है जिससे आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास पूरी कानूनी तरीका मौजूद है। तो चलिए अब आगे देखिए। अब क्या है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या करें। अब मान के चलिए कोर्ट अगर फैसला दे दिया किसी एक पक्ष में, अगर बहुत सारे केस है, अगर भाईचारा आया, जिक्र होगा, तारीख होंगे, सब अपना अपना बात कहेंगे और सब अपना अपना सबूत गवा देंगे, और या फिर अगर आपके, तब भी जाके केस का कभी ना कभी तो डिसीजन आएगा। और अगर मान के चलिए एक तरफा आप पे डिसीजन आ गया, तो अगर डिसीजन होने के बाद क्या क्या फैसला होगा, अब ये समझिए। देखिए कोर्ट अगर डिग्री दे देता है तो क्या करे, उसको रेवेन्यू ऑफिस लेकर आए। रेवेन्यू ऑफिस लेने के बाद क्या करे, उसमें म्यूटेशन कराए, दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे, और उसके बाद क्या करे कि अपने नाम से रसीद कटवाए। अपने नाम पे इस तरह से जो है आप पहले रसीद कटवाए अंचल कार्यालय से, जिससे जो है आपके जमीन आपके पास 100% एलिजिबल आप हो जाइएगा उस जमीन का लगान देने के लिए, और लगान देने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, जमाबंदी पंजी पे आपका नाम हो जाएगा, जिससे आपका हिस्सेदारी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि कोर्ट डिग्री के बाद जमीन पूरी तरह से आपके नाम हो सकती है। जैसे कोर्ट डिग्री हो जाए तुरंत म्यूटेशन करा ले, उसके बाद अपने नाम पर रसीद करा ले, उसके बाद क्या होगा, पूरी तरह से जमीन आपके नाम हो जाएगी। अब क्या है कि फाइनल सोल्यूशन हम लोग क्या करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले समाधान क्या था हम लोग पास, अगर बंटवारा नहीं हो रहा तो सिविल कोर्ट पार्टीशन सूट। उसके बाद इसमें जो कानून लागू क्या होंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट सीपीसी 1908, पार्टीशन एक्ट 1893, ये जो कानून जो है इस पर लागू होगी। अब इसमें क्या है कि कोर्ट जो है, एक चीज और अब यहाँ पे समझने की बात है, कोर्ट क्या करता है कि आपका हिस्सा अलग करा सकती है। कोर्ट जो है क्या कर सकता है, ये सब कानूनों का इस्तेमाल करके जो है आपका हिस्सा अलग करा सकती है। तो इसमें हम लोग समझे हैं ये सब चीजें इस वीडियो में। और क्या है कि पैतृक संपत्ति में अगर हर कानूनी वारिस का उसका जो है हिस्सा मिलना तय रहता है, कोई भी पैतृक संपत्ति होगी तो उसमें आपका हिस्सा मिलना हर हाल में तय रहेगा। तो चलिए, इसलिए वीडियो अगर आपको पूरी तरह से समझ में आया है और अच्छा भी लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। और आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।